मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों से अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली एक नव युविका आज मेरे साथ में है। हेलो पीपल, मी सक्षम गुप्ता हेयर। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, क्योंकि आज मैं हमारे लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल निजामुद्दीनपुरा ब्रांच की स्कूल टॉपर के साथ बैठा हूँ। तो आइए सबसे पहले आप सभी से इनको रूबरू कराता हूँ। ये हैं वेदिका द्विवेदी, जिन्होंने क्लास 10 सेशन 2022 एंड 23 में स्कूल टॉपर की उपाधि को प्राप्त करके न ही केवल खुद को बल्कि अपने माता पिता एवं शिक्षकों को भी गर्वान्वित महसूस कराया। तो आइए शुरू करते हैं। वेदिका, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेदिका, आप यह बताइए कि ऐसा कौन सा सीक्रेट था कि आपके क्लास 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। कहने को है ये बात बस कि सीक्रेट होता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। बस आप सब जगह अटेंड करो, आप फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपको मेन किस पे फोकस करना है कि आपको पढ़ना है। आप अगर डिसाइड करते हो कि इस दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या विद इन 3 डेज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो आपको वो करना होगा। तो कोई स्पेशल सीक्रेट तो नहीं है, बस ये है कि हाँ, एक चीज़ दिमाग में कि अगर मैं उस पोजीशन पे होंगी तो मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, या मेरे उन लोग को जिनको मुझसे उम्मीदें हैं उनको कैसा लगेगा। तो ये सोच के चलोगे तो फिर आगे सब कुछ मिलेगा। अगला प्रश्न, उस वक्त जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो आपका या फिर आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, उस मोमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। सबसे पहले यहाँ हम लोग स्कूल में थे तो 12th का रिजल्ट आया, तो घर जाते साथ ये तो उम्मीद थी कि अब जल्दी ही 10th का भी रिजल्ट आएगा। 10th का रिजल्ट आया, सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेशन हुए, सब हुआ। फिर सबसे पहले तो मुझे 95 प्लस, मतलब जस्ट था कि 95 प्लस आता, लेकिन 96.4 पाके मुझे बहुत ही खुशी हुई। जैसे उम्मीद मुझे इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी लगा कि हाँ, मेहनत करते हैं तो आता है। मेरी मम्मी रो रही थी और मेरे पापा का पहला क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर का कितना है। मेरी नेबर है एक, अच्छा। उसका कितना है। तो मेरे पापा मतलब, लेकिन डीप डाउन पापा पहली बार कभी फ़ोन पे स्टेटस नहीं पोस्ट करते हैं, तो स्टेटस पोस्ट किए तो अंदर से लगा कि हाँ, कि पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ, मेरी मम्मी सबको फ़ोन करके कि मेरी बेटी टॉप की है, मेरा भाई कि मेरी दीदी टॉप की है, तो खुशी है। अच्छा, नहीं, वो खुशी का भी माहौल था, वो माहौल सबको फील करना, मतलब मन करता है सबको वो माहौल फील करने का कि मेरे पेरेंट्स कितना मुझ पर गर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी क्या उम्मीदें थी? क्या आपको पूरा विश्वास था कि आप स्कूल टॉपर की उपाधि को प्राप्त कर लेंगी, या फिर एक ऐसा फेज आया था कि आपका मन डगमगाया कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा? मैं पेपर दे के आती थी तो मेरा मन डेफिनेटली डगमगा जाता था कि अरे, सब मैं कभी किसी से ये नहीं बोलती थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है मेरा। नॉर्मल भी पेपर रहता है तो मेरा आंसर यही होता है कि ठीक हुआ है, क्योंकि रिजल्ट मुझे नहीं पता कि कैसा आएगा कैसा नहीं। तो मैं जब सबका सुनती थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरे 1-2 मार्क्स के जब मिस्टेक मुझे लगता था कि हाँ, मेरा मिस्टेक हुआ है, तो मुझे वहाँ पे लगता था कि हो सकता है वो लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो उस टाइम पे लगता था कि हाँ, शायद मैं ना रहूँ, लेकिन अंदर से था कि हाँ, कुछ हो भी सकता है, हाँ या ना। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आता तो फिर हर्ट होता। हम्म। अगला क्वेश्चन, आपके कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे? आज हमारे स्कूल के बच्चे भी यही जानना चाहेंगे कि आपके रिजल्ट किस प्रकार के हैं। मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आईटी में 99 थे, वो एडिशनल है, उसको छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो 97 इंग्लिश में था और मैथ्स और साइंस में 96 मार्क्स। और मेरा सबसे कम हुआ था सोशल में, क्योंकि मेरा शुरू से सोशल वीक था, तो उसमें मेरा 94 मार्क्स था, 93 था सॉरी। हाँ, तो उसमें मेरा कम हुआ था। और सब्जेक्ट्स के राज ये हैं कि फोकस करना चाहिए हिंदी और इंग्लिश पे, क्योंकि हिंदी में मेरा 94 था और हिंदी को मैं यही सोचती थी कि हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो निकल गया। और इंग्लिश पे मैंने काम किया था तो इंग्लिश में आ गया। ये तो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स की बातें रही, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपके वीक थे, और उन वीक सब्जेक्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप क्या करती हो? मेरा सबसे पहले मुझे डर इंग्लिश का था, क्योंकि जिस हिसाब से टीचर लोग बताए थे कि हाँ, इंग्लिश बहुत टफ होता है, तो मैं लास्ट, मतलब जो लास्ट मेरा छुट्टी प्री बोर्ड जब शुरू हो जाते हैं
तो मैं PYQ लेके या ऐसे क्वेश्चंस लेके मैं उसको पहले, क्योंकि टीचर्स बोल रहे थे कि उसको राइट करके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ आ रही है, लेकिन आप जब लिखने जाते हो तो वो आप गॉड मतलब लिख नहीं पाते हो, मतलब लगता है कि आ रही है लेकिन लिखने बैठो तो सोचने लगते हो। तो उसके लिए मैंने इंग्लिश का टू दी लाइन या हर चीज़ मतलब एक एक प्रॉपर वर्ड्स काउंट करके पूरा मैंने राइट किया था, आंसर्स तक, इवन आंसर्स। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2 आंसर्स लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे PYQ से ही, और उसको लिख के प्रॉपर एकदम प्रैक्टिस किया हुआ था, और वो दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आया। तो फिर अच्छा, तो ये चीज़ अच्छी। ऐसी मुश्किलें जो कि पढ़ने के दौरान आती हो, फैमिली मेंबर्स में भी जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हेल्पिंग हैंड, आपके फैमिली में हेल्पिंग हैंड की तौर पर कौन था ऐसा जिसका आपकी पढ़ाई में विशेष योगदान रहा हो? ऐसा कहने को मेरे फैमिली में कोई हेल्पिंग नहीं हैंड था, जो थोड़ी बहुत मेरी मदद की है वो प्रखर भैया, अर्चिता दी, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर थे, उनसे मैंने गाइडेंस लिया था कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि NCERT पढ़ो, फोकस करो NCERT पे, और कैसे आंसर्स लिखने हैं, बहुत सारे टिप्स दिए। तो हेल्पिंग हैंड्स बोलो। बहुत खूब। आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को, और आप कितने घंटे पढ़ती थी एग्जाम्स के बाद? एग्ज़ाम्स के वक्त तो बेसिकली मैं 8 घंटा, मेरा 8 से 9 घंटा मेरा हो जाता था। और उसके पहले मैं, जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं नवंबर से पहले, जब हमारी अचीवर बैच शुरू हुई थी उसके पहले से मैं नॉर्मल बच्चों जैसे ही पढ़ती थी, मैं कोई खास कितने पढ़ाई कितने नहीं आवर्स? करती थी, नॉर्मल 5 से 4 घंटे, जैसे कि होमवर्क कर लिया फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया भाई, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। एज लाइक टॉपर नहीं पढ़ी, लेकिन अचीवर बैच शुरू हुआ उसके बाद से फिर लगा कि मेहनत करने की ज़रूरत है। जब पूछा गया कि कितने घंटे पढ़ती हूँ तो लगा अरे मैं तो, मेरा तो ये है। तो फिर मैंने उस पर वर्क शुरू किया और लास्ट में मैं पूरा टाइम देती थी। नहीं, सही भी है कि एग्जाम्स के वक्त पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट यानी अभी जो जैसे एग्जाम नहीं चल रहे हैं तो उस समय भी 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं मेरे हिसाब से। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से भी 4 से 5 घंटे, अगर एग्ज़ाम्स के नहीं हैं तो भी आप अगर 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी पे दे रहे हो, होमवर्क के साथ भी दे रहे हो, लेकिन आप जो स्कूल में पढ़ाया उसको डेली रिवाइज भी कर रहे हो, तो भी उतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप क्या प्रेफर करती हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट स्टडी? बेटर तो अर्ली मॉर्निंग ही होता है, मतलब मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, लेकिन हाँ अर्ली मॉर्निंग में जो पढ़ो तो उसके बाद 2 मिनट अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो उसके बाद से, क्योंकि आप हाफ हाफ रहते हो, आधे नींद में और थोड़ा वो, तो उससे नींद भी खुल जाती है और वाइब्रेशंस कम होती है मॉर्निंग के टाइम पे, तो आपका ब्रेन फुली कंसंट्रेट भी रहता है। और फिर मेरे साथ क्या था कि मैं सुबह पढ़ती थी और आँख बंद करती थी, तो मैं या लेटती भी थी आँख बंद करके, चलो 5 मिनट सो लेती हूँ हम स्कूल जाने से पहले। तो उसमें होता था कि मैं जितना, मैं उस टाइम में सो नहीं पाती थी, मैं जितना पढ़ी हूँ ना मेरे ब्रेन में सब रिवाइज होता था। तो अर्ली मॉर्निंग बेस्ट है। वही रात में मैं करती थी, रात में 1-2 बज जाता था मान लो एग्जाम के टाइम में पढ़ते पढ़ते, तो वो चीज़ नहीं रह जाती थी जो सुबह पढ़ने में रह जाती थी, तो सुबह वाला बेस्ट है। अच्छा, जैसा कि आपने सिलेबस तो पूरा किया ही है, ये कोई पूछने की बात तो है नहीं, लेकिन जैसे नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है तो एज ए स्कूल टॉपर आपने कोई एक्स्ट्रा चीजें भी की हैं, जैसे कोचिंग वगैरह का कोई सहारा क्लास 10th में? हाँ, मैं कोचिंग करती थी, दीक्षा कोचिंग से मैंने कोचिंग ली है और वहाँ मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, या आप जो वहाँ पढ़, लेकिन जो लास्ट में आपको करना होता है वो आप खुद से ही करते हो। हाँ, कोचिंग मान लो साइड से चल रहा है, ठीक है, आप अगर मैनेज कर पा रहे हो तभी करो, नहीं तो अदरवाइज आप अगर सेल्फ शुरू शुरू से आपके मन में है कि आपको कुछ करना है, आप अपना टाइम दे रहे हो अपनी सेल्फ स्टडीज़ पे, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोई ऑनलाइन बैच PW? कुछ कुछ नहीं। अच्छा, तो जो सैंपल पेपर्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हुए होते हैं, आप क्या सैंपल पेपर्स को सॉल्व करती थी, और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने का क्या इंपॉर्टेंस आपके नज़र में? मैं करती थी सैम्पल पेपर सॉल्व्स और बहुत अच्छे से करती थी, और मेरे नज़र में ये फ़ायदा ये है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, या आप फैमिलियर हो जाते हो क्वेश्चंस के कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हो, अचानक से आपके सामने आप पेपर सीधे रख दो, तो फिर वहाँ आप डर जाते हो कि अरे ये क्या। प्री बोर्ड्स भी दे लो, लेकिन एज कम्पेयर टू सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड टफ होता है, और सैम्पल पेपर्स कहीं ना कहीं प्री बोर्ड के कंपैरिजन में ईजी होता है। एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से एडुकार्ड बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस देता है, उससे अच्छा। बच्चे डर जाते हैं और बच्चे मतलब साइड बुक पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं।
तो मेरे अकॉर्डिंग ओसवाल की बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट इन्वॉल्व होता है। आप अगर उसको सारा मतलब सैम्पल पेपर कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं है, आपने सारा कवर कर दिया। तो आपने अपने सिलेबस को तो कवर किया ही है, आपका सिलेबस कब तक पूरा हो गया था और आपके रिवीजन का पैटर्न क्या होता था सिलेबस कवर अप के बाद? सिलेबस नॉर्मल, मैं पहले ही शुरू में बोली कि मैं शुरू में नॉर्मल बच्चों के जैसे पढ़ती थी। बाद में जब मुझे हिट करना कहते हैं ना कि हाँ लगा, मैं एहसास होना कि हाँ मैं अभी नहीं कर रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, तो उतना जब मैंने करना शुरू किया तो फिर सिलेबस मेरा अबाउट टू ये प्री बोर्ड के जस्ट पहले ही, फर्स्ट प्री बोर्ड दिसंबर 16 से था, तो वही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अपने से मैंने सेल्फ में, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ही कंप्लीट कर रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सबके साथ होता है वैसे ही। और रिवीजन का पैटर्न क्या था? रिवीजन का पैटर्न यही था कि मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ती थी। अमित सर जैसा बोलते हैं कि हाँ, उनकी बात मुझे बाद में लगी जब मैं रिवीजन करने लगी। पहले लगता था ये तो कहते हैं बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आखिर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस तो टू दी एनसीईआरटी नहीं आते। लेकिन जब मैंने एक एक लाइन पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चंस मतलब जब मैंने पढ़े, पीवाईक्यू देखे, तब लगा कि हाँ वो सच बोलते थे कि मतलब एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पढ़ो। और तब मैंने सोशल की भी शुरू में मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। तब मैंने वहाँ शिफ्ट किया कि जो मैं 3-4 घंटे यूट्यूब पे वेस्ट कर रही हूँ, मैं वो एनसीईआरटी से अगर सेल्फ स्टडी करके अंडरलाइन करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। बहुत ही खूब। आपके दिन भर का शेड्यूल क्या होता था? जैसे कि सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आपकी डेली रूटीन ड्यूरिंग एग्जाम्स क्या होता था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़रूरी होता है कि आप सोइए नहीं, कि स्ट्रेस के मारे सोना। तो सबसे पहले सुबह उठना, एग्ज़ाम देके अगर आती भी हूँ मैं तो 1 घंटा मैं सोई। फिर जनरली गैप होते हैं एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम के दिन वाला बता रही हूँ कि 4 से मतलब जो एग्ज़ाम दे के आए उसके एग्ज़ाम दे के आई, सोई, देन 1-2 घंटा रिलैक्स अपने आप को, फिर पढ़ना शुरू अपना, फिर शाम में ब्रेक, देन फिर पढ़ो अपना, और फिर रात में जब तक रिवीजन कंप्लीट ना हो तब तक रखो मत। और उसके बाद से फिर सुबह वही मैं बताई हूँ, जैसे कि सुबह मैं रिवाइज करती हूँ 2 मिनट 3 मिनट आँख बंद करके, ताकि सारा रिकवर हो जाए। उसके बाद मैं रास्ते में नहीं पढ़ती थी, एक भी मतलब कुछ भी नहीं पढ़ती थी, रास्ते में भी नहीं, और यहाँ जहाँ हम डिस्कस कर रहा होता था मतलब वहाँ एग्ज़ाम हॉल के बाहर, तो मैं वहाँ भी नहीं जाती थी, क्योंकि लगता था कि हाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और फिर सोचने लगूंगी तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो उसका कोई वो नहीं था। तो मैं घर से जो पढ़ के जाती थी बुक्स वगैरह लेके नहीं जाती एग्ज़ाम हॉल में। एग्जाम्स के वक्त कितने घंटे की नींद आप ले लेती थी? एग्ज़ाम्स के टाइम 6 घंटा बस। अच्छा। और दिन में मतलब 1 घंटा, मतलब रात में अगर देखा जाए कि सोना तो 6 घंटा, क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हो। अच्छा, जैसे परिवार में हम लोग पढ़ते हैं तो परिवार की तरफ से भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो क्या आपके परिवार की तरफ से भी डिस्ट्रैक्शंस आते थे या फिर आपकी फैमिली फुल सपोर्ट करती थी आपकी पढ़ाई में? और डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही थे। जब मैं चिल्लाती थी कि मुझे थोड़ा अकेले छोड़ो, तो शुरू में मतलब शुरू में मुझे साइलेंस नहीं, और डिस्ट्रैक्शंस की बात है तो एग्ज़ाम देते टाइम भी मेरे साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स थे, तो भी था, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से और था, मैं डीप डाउन डीमोटिवेटेड थी कि शायद मैं जहाँ अभी आई हूँ वो नहीं आ पाऊँगी। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे थे और मैनेज करना बहुत मुश्किल थी। मुश्किल था लेकिन आपने कर दिखाया। तो अगला प्रश्न, तो मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो जमाना है उसमें सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से सोशल मीडिया को किस तरह से देखती हैं? एजुकेशनल पर्पज से कितना भी लोग अटैच हो, मान लो तुम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो और तुम बोलते हो कि मैं एजुकेशनल पर्पज से, कहीं ना कहीं वो तुमको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा। इसी को सोच के मैंने भी बनाया था, लेकिन फिर मैं एक टाइम अभी 11th में 10th में 11th में मैंने भी बनाया था, लेकिन लगा कि हाँ डिस्ट्रैक्शन है, तो 2 से 3 दिन में मेरा बंद हो गया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और अब यूज़ बहुत फोकस्ड स्टूडेंट है, वो भी चाहता है कि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, तो वो नहीं पॉसिबल है। और यूट्यूब की बात रही, तो यूट्यूब पे जो वीडियोस पोस्ट होते हैं 1 से 4 घंटे के, मैगनेट ड्रीम्स और वॉटेवर, तो उसको ट्राई टू अवॉइड, अभी से अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि वो टाइम ले रहा है बस 2-3 घंटा। आखिर में आपको क्या पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, तो शुरू में वहाँ टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप भी अन्य बच्चों की तरह ही सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे करंटली एक्टिव हैं या फिर अभी आपने पढ़ाई के लिए उन सबको रोक के रखा है?
सब मैंने रोक के रखा है, सब मैंने रोक के रखा है, कुछ नहीं है मेरा। जैसे कि आपके जैसे मम्मी पापा का फ़ोन होगा तो उसमें आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाती हैं या फिर केवल स्टडी स्टडी स्टडी? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए होता है, मतलब कभी सीरियल, हाँ, फ़ोन नहीं चलाती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ अपना। स्टडी 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 वो दिमाग को ड्रेन कर देता है, इस वजह से थोड़ा वो इधर उधर भी ज़रूरी है। मैं भी यही समझाना चाहता हूँ कि आज के इस जनरेशन को कि दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत पूरी ज़िंदगी बरी बची हुई है। कम से कम आज की हमारी इस वीडियो से आप ही कुछ सीख के जाइए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी लाइफस्टाइल की बातें रही, तो आपके आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? फ्यूचर में मैं भी कॉमर्स से पढ़ रही हूँ। शुरू में मैं डिसाइडेड नहीं था, जैसे होता है ना कि टॉपर्स बच्चे होते हैं, उनका पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या करना है क्या नहीं। मेरा डिसाइडेड नहीं था। एनी हाँ, मैं कॉमर्स में गई क्योंकि मुझे जल्दी जॉब करनी थी, मुझे जल्दी जॉब पानी थी, फैमिली इश्यूज़ में। तो लेकिन अब मेरे साथ ये सिचुएशन है कि अब मैं अब जिस हिसाब से मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में आई, मुझे उसके बारे में मैंने नॉलेज ली, सब कुछ मैंने जान पहचान के सब कुछ बड़े सीनियर से सजेस्ट किया। तो उसके बाद से अब मेरा है कि मुझे सीए करना है, कैसे भी करना है। और इस वजह से अभी मैं टाइम भी दे रही हूँ अपनी स्टडीज़ पे, क्योंकि अभी से मैं दूंगी तो फिर मुझे फ्यूचर में सफ़र नहीं करना है। ये सीए ही क्यों, ऐसा कोई रोल मॉडल रहा आपकी ज़िंदगी में जिससे कि आप इंस्पायर हुई और आप सोचा कि नहीं इसी फील्ड में जाना है? कोई रोल मॉडल तो नहीं रहा, लेकिन था कि कुछ बड़ा करना है, जिससे एक बार प्राउड हुआ तो ये तो नॉर्मल प्राउड था, वो बड़ा वाला प्राउड करना है। तो इस वजह से अभी कॉमर्स स्ट्रीम में थी तो बाद नीट क्वालिफाई नहीं करती, आईआईटी जेई करती नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन था सीए, मैंने उसको choose जैसा कि मैं भी क्लास 9th का ही स्टूडेंट हूँ और अपनी क्लास में फर्स्ट ही आता हूँ। मेरे जैसे अब लाखों बच्चे, हजारों बच्चे अब बोर्ड एग्जामिनेशन में अगले साल बैठेंगे। तो उन बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एग्जामिनेशन के वक्त? थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए उसको। मैं शुरू से मैं बहुत उत्सुक थी ये टिप्स देने के लिए, मैं चाहती भी थी देना, तो मैं अभी दे रही हूँ। क्या कि सबसे पहला टिप ये है कि आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप अगर आपके बोर्ड्स हैं, तो आप एक चैप्टर, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उसको ऐसे पढ़ो कि दोबारा उसमें से कोई भी इंसान वो क्वेश्चन कर दे, कोई भी क्वेश्चन कर दे, आप उसको आंसर देने के केपेबल हो। मतलब कि आप सबसे पहला यही टिप है कि मान लो टाइम दे रहे हो तो ऐसा दो कि क्वालिटी टाइम लगे वो। तो पहला मेरा यही है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन, अगर मैथ्स का भी चैप्टर लगा रहे हो, आर एस आर डी कुछ भी लगा रहे हो, तो ऐसा लगाओ या ऐसे कंप्लीट करो वो चैप्टर को कि आगे फिर मतलब कि कोई भी उससे कोई कुछ भी क्वेश्चन कर दे तो आप उसका आंसर कर सको। ताकि और अगर आप उस टाइम टाइम दोगे तो जो लास्ट में 2-3 मंथ आप पे फोकस आ जाता है कि हाँ मुझे इतना सिलेबस इतना सिलेबस इतना कवर करना है, वो आप एकदम रिलीव्ड रहोगे। बस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, बस ये सब आपको करना होगा, मतलब इस चीज़ पे फोकस नहीं करना होगा। सेकेंड की शुरू से पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो लास्ट में फोकस नहीं रहता। और टाइम देना भी ज़रूरी है, और ये नहीं कि आप एकदम बुक रट्टू तोता या एकदम किताबी कीड़ा बन के एकदम बुक में घुसे रहो, एकदम दिन भर बुक बुक बुक। ये नहीं कि मेरा 10th है, मेरा बोर्ड है, जा मार्च से सेशन शुरू हुआ, आप ये नहीं कि मेरा बोर्ड है तो मैं दिन भर पढ़ते रहूँ, वहाँ फैमिली फंक्शन है मैं ना जाऊँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। तो आप अटेंड करो कोई भी फंक्शन, और ये सब कहीं भी जाना आपकी उसमें पे नहीं करेगा। लास्ट 2-3 मंथ आप अवॉइड करो भले, लेकिन शुरू से ही अवॉइड करना गलत है। अच्छा, बहुत खूब। आई होप दैट ऑल स्टूडेंट्स विल फॉलो योर टिप्स। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम सरिता केडिया का क्या रोल रहा आपकी सफलता में? उन्होंने कैसे आपकी मदद की इस उपाधि को प्राप्त करने में? सच कहूँ तो उनका ही सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो उन्होंने 90+ वाले बच्चों को या कुछ सेलेक्टेड बच्चे का अचीवर बैच शुरू कराया। अचीवर बैच के पहले कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं था कि हाँ मैं 10th में पढ़ रही हूँ, जबकि वहाँ मेरा बोर्ड से कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं था। लेकिन जब मैं अचीवर बैच में गई, मैम ने बहुत सारी बातें की, और अचीवर बैच में उनका वो रूप दिखा जो यहाँ कभी नहीं दिखता, एक स्ट्रिक्ट से बहुत अलग। वो बहुत ताल होके खड़ी होती थी, हर एक बात बहुत प्रॉपर बताती थी, गाइड करती थी, बहुत कुछ उन्होंने इंस्पायर करने वाली बातें बताई। और वहाँ से लगा वहीं जो मैंने शुरू में बताया कि हिट करने वाला पॉइंट था, तो वो अचीवर बैच ही से लगा कि हाँ मुझे अब अपना शुरू करना है। बहुत खूब।
जैसा कि सभी बच्चों को लगता है कि टॉपर्स कभी भी अपने टीचर से डांट नहीं खाते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो ऐसा आपकी कभी में फेज आया कि आपने किसी टीचर से डांट सुनी है, और सुनी तो किस बात पर सुनी, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। डांट सब सुनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, बहुत सीरियस वाला डांट नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कभी होमवर्क नहीं हुआ, या एक बार शायद किसी सब्जेक्ट में होमवर्क नहीं हुआ था तो उस पर डांट पड़ी थी। और सोशल में मेरा सोशल वीक है, मैंने शुरू में ही बताया, तो उसमें पढ़ती रहती थी कि क्यों नहीं पता है, तो अब टॉपर हो तो आपको सब पता होना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा थिंकिंग होता है लोगों का। तो अब मुझे मुझे जनरल नॉलेज कम है थोड़ी, तो उसमें मैं वो थोड़ा डांट पड़ती थी मुझे कि क्यों क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा कुछ टीचर्स का नाम बताइए जो कि आपको डांटते थे और आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वेदिका तुम कर सकती हो। है। टीचर्स का नाम अमित सर, धनंजय सर से कभी डांट नहीं पड़ी, और तस्लीम सर, कलाम सर। इनको मतलब आपसे बहुत उम्मीदें थी कि वेदिका तुम कर सकती हो और तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कुछ खास बात है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आपका फेवरेट टीचर कौन है और क्यों? फेवरेट टीचर फिलहाल मेरे अमित सर ही हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि भैया जैसे, मतलब फीलिंग आती है ना कि हाँ, एक बड़ा भाई जैसे हैं, तो उनका उनकी बात सबसे पहले रियलाइज वही कराए थे कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी लोग बोलते थे ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन एकदम जो रियलाइज वाला होता है कि हाँ, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, मतलब कि तुमको क्या पढ़ना है, वो यही शुरू कराए थे। और 11th में भी आती जो गाइडेंस होती है, जो सपोर्टिव हैंड होता है यहाँ स्कूल में, मम्मी को। आप किस क्लास में इस स्कूल में एडमिशन ली थी, उसको थोड़ा बताइए। मैं इस स्कूल में नर्सरी से आई थी। नर्सरी मेरी पहली टीचर थी संगीता मैम, गोल्डन दांत वाली मैम। उनके उन्होंने 2 दांत कलर कराया हुआ था, तो उनको अभी तक हम लोग बनाते हैं, मतलब बुलाते हैं गोल्डन वाली दांत, गोल्डन दांत वाली मैम। अभी कहाँ ये नहीं पता, लेकिन हाँ, हमेशा दिमाग में रहेंगी, याद रहेंगी। और नीलू मैम है, और साथ में माधवी मैम थी, वो भी मेरी गाइडर हैं, बहुत अच्छी गाइडर है, उनसे बहुत सपोर्ट मिला 6th-7th क्लास में। और शायद उन्हीं की वजह से मैं अपलिफ्ट हुई। पहले मैं 3rd पोजीशन पे रहती थी, लेकिन उनके सपोर्टिव हैंड से मैं फर्स्ट पे आना शुरू की, और शायद उसी वजह से आज 10th में इतना कर भी पाई। तो आप नर्सरी से ही हमेशा टॉपर थी अपने क्लास की, या फिर 10th में ही कोई बूस्टअप आपको मिला कि आप स्कूल टॉपर बन चुकी है? नहीं, नर्सरी से टॉपर नहीं थी, और 10th में बूस्टअप कह लो कि हाँ मिला, क्योंकि हमेशा 0.2% से ही मैं फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट मैं आना शुरू की हूँ ये एक लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद जनरली लोग कह रहे थे कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और मेरे में अंदर पता नहीं क्या चेंज आया। शायद मुझे था कि हाँ, सब सोचेंगे कि चीटिंग करके एग्ज़ाम देती थी, इस वजह से मैं मतलब और काम करना शुरू की कि नहीं, मैं तो खुद से करती थी, तो मुझे यहाँ भी तो फर्स्ट आना है, ताकि दिखाऊं मैं कि हाँ, मैं खुद से किया है। तो 9th में आई, फिर 10th में प्री बोर्ड्स में भी था। अब 10th के फाइनल में, प्री बोर्ड्स में भी यही था कि 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैं 2nd या 3rd पोजीशन पे आई थी। तो वहाँ पे, और एक बार, अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार गिरना ज़रूरी होता है। एक बार गिरोगे तभी रियलाइज़ होगा कि हाँ, तभी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो टूटता है। या कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए तो वो टूटेगा, तब आपको हिट करेगा, और तब आप पढ़ोगे। तो वो भी एक रोल प्ले करता है। जब मैं सेकेंड आई, लगा कि अरे यार, कैसे क्या, मतलब हाँ, कैसे हुआ। जैसे कि आप स्कूल टॉपर बनी है, अगर जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन ना आके सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन आई होती, तो क्या आपके फैमिली रिएक्शन या फिर आपके रिएक्शन में भी कोई भी फर्क आता, या फिर अपने परसेंटेज से आप खुश होती? मुझे बहुत फ़र्क आता, क्योंकि एज ए स्कूल टॉपर मुझे जो अभी मिलता है, मतलब वो तो नहीं मिलता। तब तो मैं सेकंड पे ही रहती, फर्स्ट रैंक की बात ही अलग है। और मेरे हिसाब से मैं इतनी खुश नहीं होती, कहीं ना कहीं मेरे मन में रह जाता कि इतना 10th में की, 9th में की, और आखिर में जो मेन जहाँ करना था वहाँ क्यों मैं चुप गई। और सक्षम, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी, या सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि ये तो मेरा केस था। मैं दूसरा ये बताना चाहूँगी कि नंबर्स इतने मैटर नहीं करते हैं। पढ़ाई मैटर करती है। तुमको किस पे फोकस करना है? पढ़ाई पे। यहाँ पढ़ रहे हो तो, मतलब ज़रूरी नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हो सकता हो तुमने बहुत पढ़ाई की हो, या किसी रीज़न से तुम गिर गए, तो अगर तुम वहाँ पे नहीं आ पाए, या फर्स्ट नहीं आ पाए, स्कूल टॉप नहीं कर पाए, डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं कर पाए, तो तुमको डीमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है। क्योंकि अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो फ्यूचर में जो तुम बनोगे वो इससे ज़्यादा तुमको खुशी देगा। तो और अगर तुमने मन से पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं वो तुमको मिलेगा तो ज़रूर।
और ये लोग ये कहना कि अरे यहाँ की पढ़ाई यहीं रह जाती है, तो ये एकदम सही नहीं है, गलत। आगे काम आती है, आगे बहुत काम आती धन्यवाद वेदिका। देखिए, आज की इस बातचीत का आपको सारांश दे देता हूँ। सफलता का यही मूल मंत्र है कि निरंतर प्रयास आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन उठेंगे 10-20 दिन में कोई आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। एक लंबा प्रयास होता है, एक लंबा प्रयत्न होता है। इसीलिए आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा वेदिका। इट्स अ वेरी नाइस मीटिंग टू यू। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि फिर ऐसी कभी मुलाकात होगा आपसे। धन्यवाद वेदिका। दोस्तों, फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।